नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहों को भरोसे में लेकर गुजरात में सत्ता का अपना मॉडल तैयार किया। उन्होंने नौकरशाही को खुलकर काम करने की छूट दी। अब वो देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। सरकार कैसी होगी, सरकार में कौन होगा, ये तो 26 मई को पता चलेगा। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मोदी की नौकरशाहों से मुलाकातें तेज हो गई हैं और इसी के साथ ये बहस भी तेज हो गई है कि मोदी सरकार में मोदी के अलावा किसकी चलेगी, नेताओं की या नौकरशाहों की। क्या देश में कामयाब होगा सत्ता का गुजरात मॉडल। नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। भावनाओं के समंदर में डूबती उतराती बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर संसदीय दल का नेता चुन लिया। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन किया है कि नरेंद्र भाई मोदी को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर इलेक्ट किया जाए। आज उस रेजोल्यूशन के बाद मैंने श्री नरेंद्र भाई मोदी को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के रूप में डिक्लेयर किया है। पार्टी का फैसला है कि इतना पूर्ण बहुमत मिल गया हो। अपने नाम पर एनडीए से मुहर लगवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और सत्ता संभालने का मुहूर्त भी तय कर लिया। शपथ 26 तारीख को होगी। समय के बारे में जानकारी मैं बाद में दूंगा। इन राजनीतिक रस्मों के बीच मोदी ने अपना एजेंडा भी बता दिया। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है और इसलिए हम सबकी प्राथमिकता उनकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर 26 मई को मोदी कैसी सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी सरकार में अपनी जगह का जुगाड़ करने के लिए मोदी संघ और संगठन के आला नेताओं से मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है। कैबिनेट में कौन होगा, इसकी अटकलों को अलग अलग खेमों से हवा दी जा रही है। लेकिन खुद मोदी की दिलचस्पी सरकार में नेताओं से ज्यादा नौकरशाहों की भूमिका को लेकर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अजीत डोभाल से मोदी की मुलाकात के बाद चर्चा तेज है कि डोभाल को मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र और मौजूदा गृह सचिव अनिल गोस्वामी की मोदी से मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ ने सभी मंत्रालयों के सचिवों से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिसमें उन्हें ये बताना है कि यूपीए 2 सरकार ने क्या गलतियां की, कौन कौन सी योजनाएं अच्छी थी, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में खामी क्या रह गई। साथ ही सभी सचिवों से कहा गया है कि वो 4-5 ऐसी योजनाओं की लिस्ट तैयार करें जिन्हें अगले 5 साल में कामयाबी के साथ पूरा किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि मोदी नौकरशाहों से फीडबैक लेकर एक बार फिर सत्ता के गुजरात मॉडल पर ही आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में शासन चलाने में उनको कामयाबी इसीलिए मिली क्योंकि उन्होंने नौकरशाहों को काम करने की आजादी दी, उन्हें राजनीतिक दखल से दूर रखा और खुद नौकरशाही के कामकाज पर नजर रखते रहे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में मोदी की सत्ता का गुजरात मॉडल कामयाब हो पाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें अपनी पसंद के साथ साथ जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल भी रखना होगा। ऐसे में क्या मोदी नौकरशाही को राजनीतिक दखल से दूर रखने में कामयाब हो पाएंगे। इन सवालों के साए में ये सवाल खुद में बेहद दिलचस्प हो गया है कि आखिर मोदी 26 मई को कैसी सरकार बनाएंगे और उनकी सरकार को मंत्री चलाएंगे या फिर नौकरशाहों और सलाहकारों की टीम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल बड़ा है, गुजरात मॉडल में नौकरशाहों की चलती थी, मंत्रियों की कम। क्या ऐसा ही मॉडल दिल्ली में लागू करेंगे नरेंद्र मोदी? बहस का बड़ा विषय यही है कि क्या गुजरात मॉडल दिल्ली में भी कामयाब होगा। इसी बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, रागिनी नायक नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, हितेश शंकर एडिटर पांचजन्य, श्रवण गर्ग साहब सीनियर जर्नलिस्ट, राहुल देव साहब सीनियर जर्नलिस्ट और अनुज गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार
हमारे साथ नोएडा के स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, क्या गुजरात मॉडल ही चलेगा दिल्ली में, या दिल्ली का कोई नया मॉडल होगा? डॉक्टर शास्त्री से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी, नौकरशाहों से फीडबैक, मंत्रिमंडल अभी तय नहीं हुआ, क्या हम गुजरात मॉडल की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं? विजय जी, क्या हम गुजरात मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? कोई दिल्ली मॉडल नहीं होगा, गुजरात मॉडल ही यहाँ इंप्लीमेंट होगा? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी सीधे मणिनगर पहुंच चुके हैं। मणिनगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मणिनगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से 3 बार मोदी विधायक रहे हैं। अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़नी पड़ेगी। हितेश शंकर जी, मणिनगर और मोदी का संबंध कितना पुराना और कैसा है? ये हम सभी जानते हैं कि पिछले 3 कार्यकालों में एक भावनात्मक संबंध कैसे राजनीतिक परिणति कारक हो सकता है, ये मणिनगर के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। और मुझे लगता है कि ये भावना की जमीन है, भावनात्मक जमीन है, और ये वहां के लोगों का प्यार साफ तौर से देखा जा सकता है। अनुज जी, यह देखिए, जिस गुजरात ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, यदि वो वहां से मणिनगर से विधायक नहीं बने होते तो ये संभव नहीं था। इसलिए जब आज वो मणिनगर से विदाई ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहां जो भावुकता संसद में उन्होंने दोपहर में दिखाई, शायद उसका अंश भी हमें वहां देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसका अंश देखने को मिल सकता है। मणिनगर में मंच पर बैठे हुए हैं अमित शाह और शायद आनंदीबेन पटेल। एक बड़ी फूलमाला से नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग जी, मणिनगर और नरेंद्र मोदी, क्या कुछ याद आता है आपको? जी, मणिनगर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वो ऐसा है कि राजनीतिक यात्रा जो इन्होंने शुरू की और नरेंद्र मोदी ने जो अपना उत्थान देखा है गुजरात में, उसमें मणिनगर का बहुत स्थान है। और मणिनगर से जिस तरह से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, वो एक बहुत ही उनका माइलस्टोन हम कह सकते हैं पूरी गुजरात की पॉलिटिक्स में। और उस जैसा कि लोकसभा के चुनाव में अभी दिखाया है, सभी सीटें मिली है, पर मणिनगर के प्रति नरेंद्र मोदी का जो संबंध है, राजनीतिक कारणों से भी और भावनात्मक संबंधों के कारणों से भी, और वहां की जो आबादी है उसके साथ जो नरेंद्र मोदी का लगाव है, वो बहुत ही विशेष किस्म का है। इसलिए नरेंद्र मोदी अगर संसद में माथा टेकने के बाद अगर मणिनगर जाते हैं तो इसको आप बहुत ही एक महत्वपूर्ण शुरुआत मान सकते हैं। संसद में माथा टेकने के बाद वहां तो वो विदाई लेने के लिए गए हुए हैं। बिल्कुल, विदाई लेने के लिए गए हैं, लेकिन संसद में माथा टेककर उन्होंने एक नई शुरुआत करी है। और इस नई शुरुआत के साथ वो भावुक भी हो गए। उनके भावुक होने को किस ढंग से देखते हैं आप? नहीं दीपक जी, मैं वहां दोपहर में उपस्थित था जिस समय वो भाषण दे रहे थे, और जब आडवाणी जी ने उनको कृपा शब्द का जो उल्लेख किया तो थोड़ा सबको अजीब सी हैरानी हुई कि क्या वो अधिक मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या आउट ऑफ वे जा रहे हैं। लेकिन उसका जिस तरह से पलट जवाब, और वो बहुत भावुक क्षण था, जिस तरह से मोदी वहां एकदम से अचानक द्रवित हो गए, उनकी आंखों से जो आंसू सब लोग आप टीवी पर देख पा रहे थे, हम तो दूर बैठे हुए इसलिए शायद वहां नहीं देख पा रहे थे।
उसके पहले जब वो संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने जो माथा टेका संसद को, मेरे ख्याल से पहला नेता होगा देश का, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, पहला सांसद होगा जो ऐसा कर रहा होगा। मगर उनके भाषण में मुझे अधिक हैरानी किस पर हुई, भाषण शुरू होने के पहले राजनाथ सिंह जी ने जब कहा कि आज पहली बार नरेंद्र भाई संसद की केंद्रीय कक्ष में आए हैं। बाद में गडकरी साहब ने भी वो बात कही कि गडकरी साहब भी पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष में आए हैं। बाद में मोदी साहब ने अपने भाषण में कहा कि 12 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो संसद के केंद्रीय कक्ष में नहीं आए हैं। और इसके अलावा एक बात और कही, जो कि आपने कहा ना कि मत्था टेका, वो मत्था टेके के बराबर ही है कि जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री का कमरा उन्होंने देखा नहीं था। गुजरात विधानसभा में भी वो नहीं गए थे, यानी दर्शक की हैसियत से भी नहीं गए थे। मुझे बहुत हैरानी हुई, किसी को भी बहुत हैरानी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई दूर का रिश्तेदार भी यदि नेता होता है तो लोग किसी तरह से पकड़ करके संसद भवन देखने आते हैं, और यदि संसद न चल रही हो तो वो सांसद कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को वो अपने साथ आए हुए लोगों को केंद्रीय कक्ष भी जरूर दिखा दें। और मोदी जब दिल्ली में रहे पदाधिकारी भाजपा के, या मैं कहता हूं गडकरी जब भाजपा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे प्रदेश में, मोदी साहब मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद संसद के केंद्रीय कक्ष में नहीं आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो इशारा करता है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है बस वही तक केंद्रित रखूंगा खुद को, उसके अधिक ताका झाकी नहीं करूंगा। ये उनका शायद मुझे लगता है कि उनका नेचर है, उनके अंदर इनबिल्ट है वो, और वो शायद प्रधानमंत्री की गद्दी पर भी हमें देखने को मिल सकता है। रागिनी, आज तो सारे दाग जो हैं धो डाले हैं नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए। दीपक जी, आंसू में बहुत शक्ति होती है, बहुत प्रभावशाली होते हैं, खुशी में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं, हृदय परिवर्तन भी कर देते हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि टाइमिंग राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनाव का दौर समाप्त हो चुका है, इसलिए कड़ी आलोचना मैं नहीं करना चाहती। आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए, लेकिन मैं समझती हूं कि सकारात्मक आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। 2-3 बातें हैं जो मेरे जहन में आई और मैं समझती हूं कि यहाँ पे रखना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज बड़े दिल वाले मोदी जी ने पहली बार ये स्वीकार किया, जो कि चुनाव में नहीं किया था, कि उनसे पहले की सरकारों और पार्टियों का योगदान राष्ट्र निर्माण में रहा है। बड़े दिल वाले मोदी जी ने आज ये भी स्वीकार किया कि महापुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन वो बड़े दिल वाले मोदी आडवाणी जी की एक छोटी सी गलती को अनदेखा नहीं कर पाए। उस वक्त जो तलखी देखी, नहीं वो गलती नहीं थी, उन्होंने गलती के तौर पर नहीं लिया उसको। रागिनी, मैं आपको ठीक कर दूं, उन्होंने गलती के तौर पर नहीं लिया उसको। एक बात स्पष्ट, एक बात तो स्पष्ट हो गई, चलिए गलती के तौर पे नहीं लिया, एक बात स्पष्ट हो गई कि नरेंद्र मोदी जी और आडवाणी जी के बीच का जो मनमुटाव है उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ऊपर की लीपापोती से कुछ नहीं होगा। और अंत में मैं ये जरूर कहूंगी कि यही आंसू अगर अयोध्या में भी गिरे होते, यही अश्रुपात अगर गोधरा में भी होता, यही अश्रुपात अगर मुजफ्फरनगर में भी होता, तो आज ये आंसू अनमोल हो जाते और इन पर बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राहुल देव जी, आपको लगता है ऐसा कि ये आंसू, जिस तरह से रागिनी नायक कह रही है, उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन मैं कह देता हूं दिखावटी थे? नहीं, मैं नहीं मानता कि ये दिखावटी थे, बिल्कुल सहज थे। नहीं। मुझे नहीं लगता कि पहले से कोई सोची समझी उन्होंने तैयारी थी। और ऐसा है मैं रागिनी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हर क्षण की अपनी एक महत्ता और एक मौजूदगी होती है। ये जो क्षण था, और आप कल्पना कर सकते हैं मोदी की जगह कोई भी इंसान आज उस क्षण पर, उस अवसर पर, उस जगह पे होता जब उसका प्रधानमंत्री के रूप में एक तरह से राज्यारोहण हो रहा हो, उस समय अपने से बड़े, जो निश्चित रूप से बड़े ही हैं, उनकी ओर से ऐसा शब्द सुनकर मन में कुछ ऐसा भाव आना, गला रुंध जाना, भावुक हो जाना बहुत सहज है। इसको अगर हम अतीत की उन सारी घटनाओं से जोड़ेंगे और फिर कहेंगे कि तब क्यों नहीं किया, ये थोड़ा सा असमय है, कुसमय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य हैं, दोनों बिल्कुल अलग संदर्भ हैं और अलग क्षण हैं। तो इस क्षण को की मैं समझता हूं गरिमा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारी निगाह शायद इस तरह से ना हो तो बेहतर होगा। रागिनी, निगाह गलत है यहां पर आपकी? दीपक जी,
देखिए, मैं राहुल देव जी की ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारी निगाह शायद इस तरह से ना हो तो बेहतर होगा। रागिनी, निगाह गलत है यहाँ पर आपकी। दीपक जी, देखिए, मैं राहुल देव जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि क्षण की अपनी अलग महत्ता होती है और विजय भाव विह्वल कर देती है। भावनात्मकता का उन्माद कहीं ना कहीं उमड़ घुमड़ कर दिखता है, लेकिन मैं इसको एक बड़े सवाल के साथ जोड़कर देखती हूं। संदर्भ से शायद इसे हटाकर राहुल जी देखना चाहें, लेकिन एक बड़े परिदृश्य में देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव में बार बार ये कहते रहे कि मेरा एजेंडा विकास का है, मेरा एजेंडा गुड गवर्नेंस का। केवल विकास नहीं, समावेशी विकास है, सबका साथ सबका विकास। मुझ जैसे मोदी विरोधी बार बार ये कहते रहे कि एक हिडन एजेंडा भी है, वो संघ का एजेंडा भी है। शेषाद्रीचार्य जी ने उसे स्पष्ट किया अभी कुछ दिन पहले ही। हिंदुत्व का एजेंडा भी है। कथनी की लड़ाई में नरेंद्र मोदी जीत गए, लेकिन आज जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये जानना चाहेंगे और आज की जो घटना है उसको बड़े एक परिदृश्य से जोड़कर देखना चाहेंगे कि कल की नीतिगत योजनाबद्ध जो राजनीति नरेंद्र मोदी जी की होगी, क्या उसका आधार विकास होगा या उसका आधार यही भावनात्मक उन्माद होगा या भावनाओं का आवेग होगा, जिससे भी मुझे लगता है जनता को प्रभावित किया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। तो राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी, ये नरेंद्र मोदी जी की शैली, उनकी कार्यशैली, उनके वक्तव्य और उनकी योजनाओं से ही तो सिद्ध होगा। लेकिन आज कहीं साबित नहीं हुआ कि वो भावनात्मक उन्माद चाहते हैं। रागिनी, ये भी मैं साफ कर दूं, अनुज गुप्ता जी, आपको लगता है कि भावनात्मक उन्माद चाहते हैं? नहीं, देखिए, आज जो उन्होंने भाषण दिया उसमें गरीबों की ये सरकार होगी, वो उनका पहला वाक्य था। और मुझे लगता है उनके भाषण का पूरा लब्बो लुभाव केवल इसी वाक्य के ऊपर था। युवाओं और महिलाओं को उन्होंने जरूर जोड़ा, लेकिन गरीब पर उनका जोर बहुत अधिक था। और मुझे लगता है रागिनी जी जो कह रही है वो बेवजह आज खींचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को आज बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देश की जनता ने 25 साल के बाद एक बहुमत की सरकार चुनकर के दी है, उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। रागिनी, जनादेश का सम्मान करना चाहिए आपको? अरे, जनादेश तो सर आंखों पर है। मैं तो सम्मान करती ही हूँ। जिस दिन मतगणना हो रही थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों ने आके कहा कि जनमत हमारे खिलाफ है, स्वीकार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं। लेकिन वही लोकतंत्र जिसने 84 के बाद कांग्रेस के बजाय किसी एक और पार्टी को पहली बार बहुमत दिया है, उसी लोकतंत्र ने सकारात्मक रचनात्मक आलोचना का भी अवसर दिया है। और यदि कोई ऐसे प्रश्न हैं जो विपक्ष के जहन में आते हैं तो उनको रखना भी हमारा फर्ज बनता है। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जीत भी भावना के वेग को बढ़ाती है, जीत भी आपको इमोशनल करती है। लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं फोटो फिनिश मोमेंट्स देने के लिए भी बहुत मशहूर हैं। चाहे वो अपनी माता जी के मीडिया के सामने चरण छूने की बात हो या अपनी पहले बनारस की भाषण में महात्मा गांधी की तारीफ और नेहरू की निंदा की बात हो, तमाम चीजों को आप संदर्भ से हटाकर नहीं देख सकते। चलिए, तमाम चीजों को संदर्भ से हटाकर नहीं दे सकते, लेकिन राहुल जी, आपको क्या लगता है अंततः दिल्ली के गवर्नेंस में दिल्ली का मॉडल चलेगा या गुजरात का? क्योंकि हमने देखा सबसे पहली रिपोर्ट अगर नरेंद्र मोदी ने मांगी है किसी से तो वो नौकरशाहों से मांगी है। उनसे कहा है कि 5 खामियां यूपीए 2 की बताइए और 5 कार्यक्रम बताइए जिसको नई सरकार इंप्लीमेंट कर सके अगले 5 सालों में। दीपक, मैं समझता हूं आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है और आपने खुद ही बता दिया है। जाहिर है कि दिल्ली में दिल्ली का मॉडल चलेगा और दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का मॉडल बनेगा चलेगा। और एक नए मॉडल की प्रतीक्षा हमें शायद करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का दिल्ली मॉडल अभी बना नहीं है। उन्होंने कोई उसका दिमाग में खाका बनाया है तो वो अभी हमारे सामने नहीं है। अगले आने वाले कुछ दिन, हफ्ते और महीने बताएंगे कि वो मॉडल क्या है। इस तथाकथित गुजरात मॉडल को बनने में भी कई दशक लगे हैं, कम से कम 1 दशक लगा है, तो थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि नरेंद्र मोदी की शैली, काम करने का तरीका और जो कार्य संस्कृति वो विकसित करेंगे अपने प्रधानमंत्री कार्यालय और अपनी सरकार में, वो पिछली सरकारों से निश्चित रूप से अलग होगी। उसमें नौकरशाहों की एक ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका होगी, ऐसा मुझे लगता है। उसमें विशेषज्ञों की भी, जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनकी भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मुझे दिखती है।
और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उनके मंत्रिमंडल में भी लैटरल एंट्री करके कुछ गैर राजनीतिक लोग अपनी विशेषज्ञता के कारण ले लिए जाएं। तो मैं समझता हूं एक ज्यादा जिसे हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड मॉडल का मुझे लगता है हमें सामने दिखेगा। लेकिन एक उम्मीद हम ये करते हैं कि उनके तथाकथित गुजरात मॉडल में जो एक बहुत बड़ी कमी सामने आई वो ये था कि वहां पे शारीरिक इंफ्रास्ट्रक्चरल भौतिक विकास तो हुआ लेकिन सामाजिक विकास पर जोर नहीं दिया गया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, लोक स्वास्थ्य का मामला हो, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का मामला हो। इन चीजों पर बराबर और पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा उनके नए मॉडल में, ये उम्मीद मुझे है। आपको ये उम्मीद है? हितेश शंकर जी, आपको क्या लगता है, गुजरात मॉडल चलेगा या संघ का मॉडल? देखिए, मुझे जो लगता है कि सचिन तेंदुलकर के लिए वानखेड़े का मैदान हो, चेपक हो या कोई और, शैली सचिन तेंदुलकर की होती है। तो मॉडल वही चलेगा जो दिल्ली के लिए मुफीद होगा। आपको शैली वही देखने को मिलेगी जो नरेंद्र मोदी की पहचान है। और मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि गवर्नेंस प्रायोरिटी में है और टेंजिबल गोल्स एक ऐसी चीज जिसे पैमाने पर कसा जा सके, ऐसी दिशा लेकर सरकार चलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी दिशा लेकर। श्रवण गर्ग जी, आपको क्या लगता है, कौन सा मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, गुजरात मॉडल जो था वो बहुत सफल रहा है नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को लेकर। वहां नौकरशाही को उन्होंने उत्तरदायी बनाया था और सारे के सारे मंत्री जो थे वो काफी उनमें योग्य थे। गुजरात मॉडल के बारे में जो इन्होंने कहा हमारे मित्र राहुल देव ने, उसमें थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात का जो अनुभव है वो काफी अच्छा अनुभव है और उस मॉडल को मॉडिफाई करके या मोडिफाई करके वो दिल्ली में लागू करना चाहेंगे। वो एक ऐसी नौकरशाही को लाना चाहेंगे जो कि अपने कामों के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी हो। और साथ ही आप पाएंगे कि उनका जो मंत्रिमंडल है, गुजरात के मंत्रिमंडल में अगर आप अध्ययन करें गुजरात के उनके साथियों का, तो आप पाएंगे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में भी गुजरात को किस तरह से चलाया। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को भी काफी उत्तरदायी बनाया। तो आप हो सकता है कि आपको कुछ चमत्कार देखने को मिले। जो मंत्रिमंडल का गठन आप देखने को उत्सुक हैं हम सब लोग, उसमें परंपरागत तरीके का मंत्रिमंडल शायद देखने को नहीं मिले। और जिस किस्म की नौकरशाही को, मतलब गुजरात में जो देखा गया है, मैंने भी देखा है, पूरी की पूरी नौकरशाही को उन्होंने प्रदेश के प्रति उत्तरदायी बनवाया। और वो नौकरशाही ऐसी थी कि जो गुजरात की नहीं थी, मतलब उसमें जितने आईएएस के अफसर थे या आईपीएस के अफसर हैं वो तमाम दूसरे राज्यों के हैं, मेजॉरिटी उसमें दूसरे राज्यों की है। तो अगर वो एक ऐसी नौकरशाही से गुजरात में काम ले सकते हैं, तो जो नौकरशाही उनको आज यहां मिलेगी दिल्ली में, वो तो पूरे देश का क्रीम उनको मिलने वाला है। मैं एक रागिनी जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी 72 घंटे हुए हैं। मोदी जी से अपेक्षा करना या उनसे आलोचना करने के लिए थोड़ा सा लंबी दूरी तक जाना पड़ेगा। और पार्लियामेंट में जिस तरह का दिन आज था संसद में, उसमें मोदी से इससे बेहतर भाषण की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। मतलब आज संसद में मोदी का भाषण यही हो सकता था, इससे अलग कोई भाषण नहीं हो सकता था। अगर वो उम्मीद कर रही थी कि कुछ अलग किस्म का भाषण हो, तो मेरे ख्याल से वो मोदी के साथ भी और इस दिन की महत्ता के हिसाब से भी थोड़ा उनके साथ अन्याय हो जाता है। लेकिन हमारी ये बड़ी बहस जारी रहेगी कि क्या होगा, कैसी होगी मोदी की उम्मीद और विश्वास की सरकार, और साथ ही साथ क्या गुजरात मॉडल कामयाब होगा दिल्ली के अंदर भी, या दिल्ली का कोई नया मॉडल बनेगा। हमारी बड़ी बहस जारी है इस ब्रेक के बाद। तो क्या देश में कामयाब होगा सत्ता का गुजरात मॉडल, इसी पर बात कर रहे हैं। और क्या मोदी दिल्ली में भी लेकर आएंगे गुजरात मॉडल, यही है हमारी चर्चा का मुख्य विषय। अनुज जी, गुजरात मॉडल अगर हम कंपेयर करें, गुजरात मॉडल और दिल्ली का मॉडल, क्या दिल्ली में वाकई गुजरात मॉडल चल सकता है? दीपक जी, देखिए, जो गुजरात मॉडल आपने कहा कि अफसरों के सहारे प्रशासन को चलाना, दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू के कुछ महीनों में वैसी कोशिश की थी। मैं मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह जी के समय का जानता हूं, जब वो कहते थे कि मैं कोई विभाग अपने पास नहीं रखता हूं और
सारे विभाग दूसरों को बांट रखे थे, लेकिन सचिवों को कह रखा था कि फाइल मेरे थ्रू ही जाएगी। तो इस तरह से हर राज्य में मुख्यमंत्री लगभग यही करते रहे। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही होता रहा है, सब जगह होता है ये। केंद्र में क्या वो आप कर पाएंगे? देखिए, मोदी साहब आज जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं, उसके बाद की परिस्थितियां बदल जाती हैं। मेरी जानकारी ऐसी है कि अभी हम सब लोग पिछले 3 दिन से जो हवा में लट्ठ चला रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं, मैं भी लिख रहा हूं, मगर वो हवा में लट्ठ चला रहे हैं कौन मंत्री बनने वाला है, हवा में लट्ठ चला रहे हैं। और मोदी साहब आप तय करेंगे कि किनको मंत्री बनाना है। जैसा कि राहुल देव जी ने कहा, कुछ बाहर से भी लोग आएंगे, आ सकते हैं बिल्कुल। मैंने ये सुना है कि शायद वडोदरा की सीट वो छोड़ें और सौरभ पटेल वहां से उपचुनाव लड़ें और केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाना हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे लोग आने हैं, मगर सवाल ये है कि किनको मंत्री बनाना है। जैसा कि राहुल देव जी ने कहा, कुछ बाहर से भी लोग आएंगे, आ सकते हैं बिल्कुल। मैंने ये सुना है कि शायद वडोदरा की सीट वो छोड़ें और सौरभ पटेल वहां से उपचुनाव लड़ें और केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाना हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे लोग आने हैं, मगर सवाल ये है कि जब उनको पॉलिटिकल पावर बांटने की नौबत नहीं है, तब क्या वो कुछ पॉलिटिकल पावर बांटेंगे? मुझे लगता है कि उनके नेचर में नहीं है पॉलिटिकल पावर बांटना। लेकिन यदि नहीं बांटेंगे तो दिल्ली के 4 लोग, जो संघ कहता है दिल्ली के 4 लोग, ये उनको आगे चलकर बहुत परेशान करेंगे। इसलिए कुछ तो उनको अपनी एंट्री ढीली करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीधे चलते हैं डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के पास। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर शास्त्री, आपको लगता है गुजरात मॉडल कामयाब होगा दिल्ली के अंदर, या दिल्ली के लिए कोई नया मॉडल सोचकर रखा है बीजेपी और संघ परिवार और मोदी जी ने? देखिए, ये तो सही बात है कि गुजरात का मॉडल गुजरात में बहुत सफल हुआ और देश में ही नहीं दुनिया भर में उसकी सराहना हुई। पर दिल्ली में जो एक दिल्ली से पूरे देश भर को जब चलाना होता है तो पूरे देश के परिदृश्य को सामने रख करके काम करने की आवश्यकता पड़ती है। और पूरे देश भर में एक तरह से हमारे विभिन्नता में एकता का जो हमारे यहाँ स्लोगन है वो बहुत ही उचित है। इसलिए पूरे देश को चलाने के लिए दिल्ली में एक नए मॉडल की जरूरत पड़ेगी और उस मॉडल के लिए नरेंद्र भाई मोदी बिल्कुल तैयार है, उस पर उनकी पूरी सोच है और वो जानते भी हैं। खासतौर से अगर आप देखें कि उन्होंने 440 रैलियों में पूरे देश भर में वो जाकर के बोले हैं, तो जिस प्रदेश में या जिस क्षेत्र में वो गए हैं वहाँ की लोकल समस्या के बारे में उन्होंने बातें करी हैं और कैसे उस देश का विकास हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके या वहाँ पर कैसे सांस्कृतिक या हर तरह का डेवलपमेंट हो सके, इस पर भी उन्होंने पूरा का पूरा जोर दिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के लिए उनको एक अलग से विकास मॉडल उन्होंने तैयार किया होगा। तो केवल गुजरात के मॉडल से ही काम नहीं चलेगा और मुझे पूरा विश्वास है उनकी जो दृष्टि रही, आर्थिक दृष्टि या उनकी जो सांस्कृतिक दृष्टि, कई चीजें जैसे पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बातें उनकी बिल्कुल एकदम से अलग होती है और वो चाहते हैं कि देश में किस प्रकार से आर्थिक स्वरूप खड़ा किया जाए कि करोड़ों करोड़ जो हमारे यहाँ बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिल सके और रोजगार के लिए किस तरह की आधुनिक तकनीकी तक जा सकते हैं, इसका भी वो बाकायदे बिल्कुल ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया है। इसलिए हमें लगता है कि अगर उनके पिछले कुछ भाषणों को देखा जाए देश भर में जो उन्होंने दिया है तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उनका विकास मॉडल क्या होगा। दीपक जी, बिल्कुल, अगर भाषणों पर ध्यान दिया जाए, रागिनी नायक, भाषणों पर अगर आपने ध्यान दिया है तो उनके दिल्ली मॉडल को आप समझ सकती हैं। क्या समझ पाई हैं आप उनका दिल्ली मॉडल? आपके सवाल पर आने से पहले छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहूंगी। श्रवण जी ने कहा कि शायद मैंने ड्यू क्रेडिट नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी के भाषण को, तो मैं याद दिलाती हूं कि मैंने तो ये कहा है, माना है, स्वीकारा है कि कथनी की हर लड़ाई नरेंद्र मोदी जी जीत गए हैं और मैंने क्या, देश की जनता ने माना है। लेकिन मैं भविष्य की आगामी क्या योजनाएं, नीतियां रहेंगी, उनका आधारभूत स्तंभ क्या रहेगा, उसके ऊपर मेरा सवाल था, करनी के महायुद्ध के बारे में। अब आपके सवाल पे आती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस राजनीतिक परिदृश्य में जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, 3 वर्ग हैं जो बहुत आशा के साथ नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहे हैं। पहला वर्ग है आम जनता का, नौजवानों का, महिलाओं का, जो उनसे चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाए, नौकरियों का सृजन हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। अब दूसरा वर्ग है कॉर्पोरेट जगत का, जिन्होंने फंडिंग की है, जिनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है,
जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, कितनों को आवास का अधिकार मिलता है, कितने लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। तीसरा वर्ग उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा है, संघ परिवार है, जो कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बात करना चाहेगा, जो हिंदुत्व का एजेंडा भी लिए हुए, शायद राम मंदिर के बारे में भी सोचेगा। अब गौरतलब ये है, एक मिनट दीपक जी, गौरतलब ये है कि इन तीनों वर्गों का जो निहित स्वार्थ है वो एक दूसरे से विरोधाभास में ही जीवित रह सकता है। इन तीनों वर्गों के बीच में एक अंतर्द्वंद है। तो मुझे लगता है नौकरशाही और राजनेताओं की नीतियों के बीच में क्या समन्वय होगा, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती जो है वो इन तीनों वर्गों के बीच में समन्वय बनाने की है। और जब नौकरशाहों की स्वायत्त की बात आती है, उनके इंडिपेंडेंस की बात आती है, तो मुझे स्नूप गेट भी याद आ जाता है। स्नूप गेट आपने फिर याद कर लिया। चुनाव खत्म हो गए हैं रागिनी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, ये जो 3 वर्ग की बात कर रही हैं, जिसमें संघ परिवार भी शामिल है, आपको लगता है कि संघ परिवार का दबाव रहेगा इस तरीके का कि धारा 370 कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर को शामिल कर लिया जाए? क्या गवर्नेंस के मॉडल में ये 3 मुद्दे भी शामिल होंगे? क्योंकि पहले दिन भय्यूजी जोशी ने कहा था राम मंदिर बनाना सरकार का काम है। देखिए, मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ कि रागिनी जी कैसी कैसी बातें कर रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर 2 महीने का जो चुनाव का एक महाद्वंद चला था, उसको अगर थोड़ा सा भी ये उस पर ध्यान देते तो शायद ये सब बातें, इनका सब उत्तर उनके पास था। क्योंकि जिस तरह से ठीक है, ये बेचैन है, हमारे से परेशान है, पर उतना भी नहीं कि एक चीजों को छोड़ दिया जाए। पूरे देश भर में, खासतौर पर हमारे घोषणा पत्र में अगर संघ की ही ये बात करते हैं, तो जो राम मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, ये तो हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। इसको राष्ट्रीय संसद संघ की तरफ से कोई दबाव आने की क्या जरूरत, जो हमारे घोषणा पत्र में है। देखिए, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे कोई साधारण मुद्दे नहीं है, और ये मुद्दे कोई सरकार या कोई व्यक्ति नहीं इसका सोल्यूशन ला सकता है। इन मुद्दों का पूरी जनता और खासतौर से देश का संविधान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप में सरकार उसमें कोई परिवर्तन कर सकती है। अगर पूर्ण मेजॉरिटी की है, तो कम से कम रागिनी जी को यह जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि कोई भी संवैधानिक परिवर्तन के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। और अगर 2/3 मेजॉरिटी की व्यवस्था हो जाती है, तो फिर किसी के दबाव की जरूरत क्या हो, तो सारी चीजें हमारे घोषणा पत्र में है। लेकिन मुझे दुख होता है, खासतौर से इन्होंने 2-3 शब्द प्रयोग किया। दूसरा मैंने कहा कि भावना में उन्माद पैदा होता है। आज तो भावना की बात थी, और भावना में उन्माद नहीं पैदा होता है। जरा साहित्यिक शब्दों की तरफ भी जाए, हम लोग तो पढ़े हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो साहित्य और साहित्यिक शब्द और परिदृश्य इत्यादि में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। भावनाओं में उन्माद नहीं होता है, भावनाओं में एक स्नेह होता है, एक फीलिंग होती है, ऐसी सोच होती है जो आदमी के अंग प्रत्यंग को एक नॉर्मल दृष्टि। बहुत स्नेह देखा था हमने सोनकर जी, राम मंदिर की लहर और उन्माद के दौरान बहुत स्नेह देखा था। उसके आंखों में जो आंसू है, उसका भी नियंत्रण नहीं होता। ये उन्माद की बात नहीं होता है। मुझे आप मेरे सवाल की भूमिका से परे जा रहे हैं, उसके आशय को बिना समझे आप भाषण दे रहे हैं। आप बोल रही हैं, और आपने क्या क्या बोला है ये दीपक जी, आज तो आवश्यकता यह है कि नई शुरुआत हो रही है। एक 10 बरस के काले रात्रि की घटा छटी है, एक खूबसूरत सुबह हुआ है, और सब लोग एक दूसरे को इस्लामी भावनाओं के साथ मिल करके करें। मोदी जी ने कितना बड़ा दंड करा। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि पिछली सरकारों ने कोई गलत किया है, बल्कि जो भी सरकारें आई हैं वो कुछ तो कुछ चर्चा की है। हम उनकी चुनाव के दौरान भी दरियादिली दिखा देते ना थोड़ी सी। चुनाव प्रचार में तो कहते रहे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, अब अचानक से याद आया। महंगाई की चर्चा की गई है क्या? देश को जब महंगाई में जोड़ दिया गया तो यूपीए की सरकार की उसकी चर्चा उन्होंने किया क्या? और उन्होंने 10 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसकी चर्चा की है। सोनकर जी, गेंद आपके पाले में, आप महंगाई घटाइए,
पूरी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। बहन तो कम से कम आपको इतना बेचैन नहीं होना चाहिए था, थोड़ा इंतजार करिए, मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा। हो सकता है कि शायद आपको ये लग रहा हो तो शायद हमको कोई बोलने का मौका ही न मिले, क्योंकि बहुत अच्छा काम करेंगे नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से गुजरात में। आप रचनात्मक आलोचना को बेचैनी का नाम देना चाहें तो वो आप उस विवेचना के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस रचनात्मक जिस लोकतंत्र की आज आप बात कर रहे हैं उसी लोकतंत्र ने मुझे अधिकार दिया है सवाल पूछने का। आप बात करते हैं पैर छूने की बात करते हैं, आडवाणी जी के शब्दों की बात करते हैं। चलिए हम एक प्रश्न कर लेते हैं, 2 महीने लगभग चुनाव चला है, उसमें क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहीं पैर छूते हुए दिखाई दी है? भारतीय संस्कृति नहीं है। और अनेकों ऐसे अवसर पर नरेंद्र भाई मोदी पैर छूते हुए लोगों को दिखाई दिए। तो आपके यहाँ तो पैर छूने की संस्कृति नहीं, क्योंकि आपके यहाँ तो सारी चीजें, लेकिन पैर छूने के ऊपर तो किसी ने आपत्ति प्रकट की ही नहीं। ये पैर छूने की बात कहाँ से है? मर्यादा दिखाकर एक छोटे से शब्द को इतनी तलखी के साथ आज के दिन ना लेते मोदी जी, केवल ये मेरा आग्रह है। आप तो भारतीय है, आपसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि भावनात्मक क्षण को आप उसकी इस तरह से आलोचना। सोनकर जी माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप जो बात कह रहे हैं वो आपत्तिजनक है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। ये समझिए हार बहुत कुछ सिखाती है और जीत विनम्र बनाती है। ये अपेक्षाकृत व्यवहार है। आप अगर चाहते हैं, आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आलोचना ना करूं, तो अपनी वाणी में अपनी शैली में थोड़ी विनम्रता आप भी लेकर आए, क्योंकि ताली जो है वो 2 हाथ से बचती है। सोनकर जी आप आक्षेप लगाएंगे तो बचेंगे नहीं। यहाँ तो नया सुबह आया है और देश के विकास का विकास की तरफ बढ़ना है। गरीबों को दिन के पेट पे खाना नहीं है। अरे तो विकास करने से आपको रोक नहीं, वो सब ठीक है। मैंने तो सवाल ही केवल यही पूछा है। 2 टाइम का खाना नहीं बन पा रहा है आप लोगों को। वो सब ठीक है शास्त्री जी, लेकिन मूल मुद्दे पर हम आ जाएं। जनता की जो इतनी सारी अपेक्षाएं हैं, महंगाई दूर हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे, ये क्या कितने दिन में आ जाएंगे अच्छे दिन? आप कह रहे हैं 5 साल में आ जाएंगे, तो 5 साल के जनता को इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी। इस तरह से आप हमारे पहले एनडीए शासनकाल को ही देख ले, जो पहली बार 98 में बना था। इसको क्या हालात थी उस समय? देश की विकास दर 4.5 4.25% पर थी, लेकिन जब एनडीए में संभाला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब कार्य शुरू किया, आप भी उस समय बड़ी प्रमुखता के साथ उन दिनों पार्लियामेंट में हुआ करते थे, हम लोगों के साथ हुआ करते थे। आपने देखा तो किस तरह से सारी चीजों को नियंत्रित किया गया था। गेहूं का रेट 4 रुपये से 4 रुपये तक 6 बरस में हुआ था। आज गेहूं का रेट दिल्ली में 25 और 30 के बीच में चला गया है। गांव में आज भी गेहूं का रेट 16 रुपये 17 रुपये चला गया है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सवाल ये है कि ये रेट कम कैसे करेंगे आप? ये महंगाई कम कैसे करेंगे आप? देखिए, महंगाई कम करने के लिए हम शासन व्यवस्था शुरू करेंगे तो महंगाई कम करेंगे। अगर हम तो 26 तारीख को नरेंद्र मोदी वोट लेंगे और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। अभी ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यूपीए सरकार में ब्यूरोक्रेसी कहाँ थी? ब्यूरोक्रेसी तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पवित्र चीज है। ब्यूरोक्रेसी की जगह तो ब्यूरोक्रेसी थी एक तरह से। ठीक है डॉक्टर शास्त्री, आपकी राय हमने सुनी। मैं राहुल देव जी के पास चलता हूँ। राहुल देव जी, आपको नहीं लगता कि रागिनी मैं आपके पास आता हूँ। राहुल देव जी, आपको नहीं लगता कि सबसे पहली चुनौती महंगाई को कम करना होगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जितनी जल्दी इस पर वो कारगर कुछ असर दिखा सकेंगे उतना उनके हक में अच्छा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी मार इस समय लोगों पर महंगाई की है और वही उनकी पहली वरीयता होनी चाहिए। उसके साथ ही भ्रष्टाचार में एक दृश्य कमी आनी चाहिए और रोजगार निर्माण में और आर्थिक विकास तेज करने में, जिसमें देशी और विदेशी निवेश दोनों शामिल हैं। यानी निवेश, क्योंकि रोजगार निर्माण के लिए निवेश चाहिए, देश का भी और विदेश से भी।
तो ये जो दोनों तरह के निवेशकों का भारत में विश्वास और भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य में विश्वास जितनी जल्दी वो कायम कर सकेंगे और उस पर ठोस जमीन पर कार्यक्रम कुछ बना के दिखा सकेंगे रोजगार निर्माण के क्षेत्र में, उतना अच्छा होगा। क्योंकि आज के युवा, और आज के भाषण में भी उन्होंने कहा कि युवा आज अधीर हैं और उनकी पहली जरूरत और पहली मांग रोजगार की है, काम की है। तो वो काम उन कामों का निर्माण करना और उनके हाथ में वो काम देना, ये उनकी दूसरी वरीयता होनी चाहिए। हितेश, आपको क्या लगता है कौन सी वरीयता होनी चाहिए यहाँ पर 1, 2, 3 के आंकड़े में नरेंद्र मोदी की? जी, मुझे लगता है राहुल देव जी ठीक है, मगर वो दीर्घकालिक वरीयता है। पहली वरीयता जो सबसे ज्यादा चिंताजनक, हम सभी पत्रकार बिरादरी में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, अभी नतीजे आते समय मेरठ में दंगा हुआ, हैदराबाद में दंगा हुआ, और इसके अतिरिक्त दिल्ली में हर सप्ताह गाजियाबाद की तरफ से ट्रैफिक बाधित करना और किसी एक स्थान विशेष पर कब्जा करना, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की स्थिति ऐसी बार बार दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के लिए पहली चुनौती ये है कि उन्हें जिन चीजों के लिए दोष दिया जाता है उन पर किसी एक स्थान विशेष पर कब्जा करना, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की स्थिति ऐसी बार बार दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के लिए पहली चुनौती ये है कि उन्हें जिन चीजों के लिए दोष दिया जाता है उन पर घेरने की कोशिश हो सकती है। पहली बात कि इन सब चीजों पर रोकथाम होगी, कायदे से होगी। और मुझे लगता है कि जो पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा ऐसी घटनाओं में कमी आई है, तो ये नरेंद्र मोदी के नाम का असर भी, इसे हमें मानना ही चाहिए। दूसरी बात, महंगाई एक फैक्टर है और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा ओवरनाइट कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और काम हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मौसम में जैसा बदलाव है और इसका असर मानसून पे भी आने वाला है, तो खाद्यान्न के रेट बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए सप्लाई चेन को ठीक करना और मुनाफा जमाखोरी को रोकना, ये दो चीजें हो सकती हैं। तीसरी बात कि दिल्ली मॉडल की बात होती है, तो दिल्ली मॉडल की एक बात यह भी है कि नक्सलियों का समर्थन जो दिल्ली से पैदा होता है, और गृह मंत्रालय भी जिसके लिए चिंतित है, जेएनयू से हेमंत मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और बाद में साई बाबा की गिरफ्तारी हुई, तो जो सिंपैथाइजर हैं नक्सलवाद के और पूरा देश उससे परेशान है। तो मुझे लगता है तीसरी और महत्वपूर्ण जो चुनौती है और प्रायोरिटी में होना चाहिए, नक्सलवाद से लड़ना भी एक बड़ी चुनौती है। अनुज जी? दीपक जी, मुझे रागिनी जी के जो 3 विषय थे वो तीनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है। महंगाई कम करनी वो तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप उद्योगपतियों को प्रेरित करेंगे नए उद्योग लगाने के लिए। अब मोदी मॉडल में और दूसरे मुख्यमंत्रियों के मॉडल का एक अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने सुन रखा है, कितना सही है कितना गलत है ये नेता और उद्योगपति जानते होंगे। मोदी कहते हैं भाई उद्योग लगा लो, जब मुनाफा होने लगे तो मुझे बता देना, फिर जहां बोलूं वहां कर देना। मगर बाकी मुख्यमंत्री, मैं और रागिनी जी का यदि गृह राज्य मध्य प्रदेश है, मैं कह सकता हूं उनके गृह राज्य में भी ऐसा होता रहा है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं भाई उद्योग तो लग लेगा, पहले मेरा हिसाब तो रख जाओ। ये जो अंतर है कल्चर का, ये उद्योगों को नहीं पनपने दे रहा हिंदुस्तान के अंदर। और मुझे लगता है कि आप उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, रोजगार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, और यदि पेट भरा होगा तो राम मंदिर बन रहा होगा, किसी को कोई हैरानी नहीं होगी, किसी का कोई विरोध नहीं होगा। जो भी होना है संविधान के दायरे के अंदर होना है, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा का कोई बहुमत नहीं है, वहां वो वैसे कोई भी विधेयक या कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं करा पाएगी जो देश की जनता को आम तौर पर पसंद न हो। किसी एक वर्ग के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उस वर्ग ने तो कोशिश करके देख ली, मगर देश की जनता को वो रोक नहीं पाई इस बार। इसलिए केवल एक वर्ग केंद्रित राजनीति करने की बजाय समग्र की तरफ बढ़े यदि कांग्रेस भी, तो ज्यादा बेहतर होगा। समग्र की तरफ अगर बढ़े कांग्रेस तो ज्यादा बेहतर होगा। रागिनी, आपको क्या लगता है, आपसे क्या गलतियां हुई? देखिए, जिस तरह का जनादेश आया है दीपक जी, उसके बाद तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं। उन पर मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगी तो मुझे लगता है कि उस पर भी मुझे लगता है कुछ कटाक्ष हो सकता है, लेकिन हाँ, उस पर चिंतन करना, उसकी विवेचना करना, आकलन करना बहुत जरूरी है। कैंपेन स्ट्रैटेजी में कमी रही। मैं ये भी समझती हूँ कि हमारी जो नीतियां थी, जो हमारी उपलब्धियां थी, उनको जनता के बीच में प्रसारित करने में, उनका प्रचार करने में थोड़ी कमी रही। केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी बहुत सारी कमियां रही होंगी।
लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि नाउम्मीद नहीं दिल नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कांग्रेस ने पहले भी करके दिखाया है और अब भी हिम्मत में कोई कमी नहीं है, जज्बे में कोई कमी नहीं है। जनता का जरूर ऐसा लगता है जनादेश से कि जुड़ाव टूटा है, दूर हुआ है, लेकिन उसको स्थापित करने में देर नहीं लगाएगी कांग्रेस पार्टी। उसको स्थापित करने में डॉक्टर शास्त्री स्थापित हो जाएगा जनता का एक बार फिर से विश्वास कांग्रेस पार्टी में, रागिनी नायक का ये कहना है। देखिए, कांग्रेस तो लगभग 10 स्टेट में तो बिल्कुल समाप्त हो गई है और कांग्रेस को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। अभी ये तो खुश अपने को करने के लिए तो बहुत सारी सोचे हैं, पर वास्तविकता ये है कि जो 10 साल में खासतौर से देश ने देखा है उसकी कल्पना करना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी संभव नहीं था कि हमारे गांव में जो लोग खेती करते हैं, जो गेहूं पैदा करते हैं, जो चने पैदा करते हैं, उनके भी घरों में लगभग 35% गांव के घरों में 2 वक्त की रोटियां बनना मुश्किल हो गई थी। ये था। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अब दोबारा आएगी, क्योंकि कम से कम नरेंद्र भाई मोदी भारत के गांव को इस आधार पर उनके भाग्य के सहारे नहीं छोड़ेंगे। आज गांव में खुशहाली आएगी और जो हमारे नौजवान हैं जो हर साल विकास की दर जो गिरी है, अभी का आप परेशान मत हो, आप बेचैन मत हो। आप अगर सुनोगी तो आपको यथार्थ नहीं लगेगा, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहती हो ना। रागिनी जी, सच्चाई ये है कि आप लोग गांव से रिश्ता आप लोगों का खत्म हो गया था। आप लोग जिस प्रकार से ये कहने लगे थे, आपको जब पैर छूना या भावुक होना ये आपके समझ में नहीं आता है। एक मिनट सोनकर जी, अगर हमारी हार मुझे बस यही रोकना पड़ेगा। अफसोस की विजय सोनकर शास्त्री हमसे देर से जुड़े, अफसोस मुझे यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहस में टाइम इतना ही है। जाहिर सी बात है, गुजरात मॉडल हो या फिर दिल्ली मॉडल, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां बड़ी है क्योंकि देश ने बड़ी उम्मीद उनसे पाल के रखी हुई है। हमारी बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।